नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो में, जिसमें आज हम उस महत्वपूर्ण मामले पर बात करेंगे कि जो देश भर में बहुत चर्चित हुआ था और जिस पर उठे सवालों के जवाब आज तक भी इस देश को नहीं मिले हैं। आज हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले की, जिससे पूरा देश अच्छी तरह वाकिफ है। तो साहब, जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला तब शुरू हुआ जब 14 मार्च 2025 की होली की रात को उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लगी। आग लगने के दौरान उनके स्टोर रूम से बड़ी मात्रा में जले हुए और अधजले नोट मिले। जस्टिस वर्मा उस रात अपने घर पर मौजूद नहीं थे, वो शहर से बाहर थे। इसके बाद इस घटना की जांच शुरू हुई, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की और आंतरिक जांच के लिए एक 3 जजों की कमेटी बना दी। कमेटी ने अपनी जांच में जस्टिस यशवंत वर्मा को दोषी पाया। इसके खिलाफ जस्टिस वर्मा ने अपील की और खुद को निर्दोष बताया और सारे आरोपों को साजिश बताते हुए कहा कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की वो अपील खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने इस जांच प्रक्रिया को चुनौती दी थी। मामला ये है कि दरअसल दमकल विभाग ने आग बुझाने के बाद देखा कि एक स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में जला हुआ या आधा जला हुआ गैस था। इसका उन्होंने वीडियो बना लिया और ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। बाद में उन्हीं दमकल वालों ने यह भी खुलासा किया कि नोटों के अलावा वहां काफी मात्रा में महंगी शराब की बोतलें भी थी, जिनके फटने की वजह से आग वहां और भी ज्यादा तेजी से फैली थी। जब ये मामला जन विमर्श में आया तो इस घटना की देशव्यापी चर्चा शुरू हो गई और ऐसी चर्चा शुरू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने अपनी आंतरिक जांच शुरू की और जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। साथ ही उनको अदालती कामों से भी अलग कर दिया, यानी वो जज बने रहेंगे लेकिन किसी मुकदमे को वो नहीं सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा। इसके बाद एक आंतरिक जांच समिति ने मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट में कहा कि दुराचरण हुआ है, जो उन्हें उनके पद से हटाने के लिए काफी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सरकारी कर्मचारी की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने आवास को ऐसी चीजों से मुक्त रखें जो किसी तरह का संदेह पैदा करती हो। जस्टिस वर्मा ने इस आंतरिक जांच प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 7 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और जांच प्रक्रिया को बरकरार रखा। यानी अपने बचाव में जस्टिस वर्मा ने हर तरह के कानूनी दांव पेच का इस्तेमाल किया। जांच में दोषी पाए जाने के बाद जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा गया, लेकिन जस्टिस वर्मा ने इससे इनकार कर दिया। दरअसल बात यह है कि भारत में किसी भी गंभीर मामले में लिप्त किसी भी जज को सिर्फ 2 ही तरीके से हटाया जा सकता है कि या तो वो खुद इस्तीफा दे दे या फिर संसद में महाभियोग लाकर उसे हटाया जाए। और चूंकि जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देना स्वीकार नहीं किया, तो इसके बाद उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई। जुलाई 2025 में संसद के मानसून सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया और स्पीकर ने इसे स्वीकार कर दिया, जिससे आगे की कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन एक चीज आप ये समझ लीजिए कि भारत के इतिहास में आज तक किसी भी जज को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं जा सका है, क्योंकि ये प्रक्रिया बेहद जटिल है। और आजकल भारत के विपक्ष की कारगुजारियों को तो आप देख ही रहे हो। उसे तो सरकार के हर अच्छे बुरे काम में कमियां निकालनी है, टांग अड़ानी है। तो इस तरीके का विपक्ष होने का भी फायदा जस्टिस यशवंत वर्मा जैसे ही लोगों को मिलता है और इसीलिए शुरू से ही ये होता रहा है कि आज तक
महाभियोग के द्वारा किसी भी जज को उसके पद से हटाने में संसद कभी कामयाब नहीं हुई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और दायर की गई थी, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति नहीं दी। जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को अपनी आंतरिक जांच में सरासर दोषी पाया है, तो इसका मतलब तो साफ ही है कि अपराध हुआ है, भारी मात्रा में कैश मिला है। तो यदि एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी तो जांच कैसे होगी। वैसे भी शुरू से ही इस गंभीर मामले पर लीपापोती की कोशिशें तो पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। पुलिस ने उन नोटों को जब्त ही नहीं किया। यानी जब पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी, उसने जलते हुए नोट देखे थे, तो उसका पहला काम होना चाहिए था उन नोटों को जब्त करके उसे आने वाले समय के लिए केस प्रॉपर्टी बनाया जाता। लेकिन पता नहीं किस दबाव में पुलिस ने ऐसा नहीं किया और उसका नतीजा ये हुआ कि अगली सुबह घटनास्थल से सारे नोट गायब हो गए। और ये भी सच है कि यदि इस हाई प्रोफाइल केस की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह तक ना पहुंची होती तो शायद ये मामला देश की जनता के सामने कभी आता ही नहीं। अब सवाल ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में करोड़ों रुपए के कैश मिलने से क्या न्यायपालिका पर भी गंभीर सवाल नहीं उठे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी जांच समिति बनाई थी, उसके अंदर प्रोफेशनल जांच करने वाला कौन व्यक्ति था। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज आखिर किसी भी केस का प्रोफेशनल तरीके से क्या जांच करने में सक्षम हैं, इस बात का भी तो जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए था। आखिर क्या कारण था कि जो जांच एजेंसियां प्रोफेशनल हैं, जिनका काम ही इस तरह की मामलों की जांच करना है, उनको जांच की जिम्मेदारी आखिर क्यों नहीं सौंपी गई। खुद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई जस्टिस उपाध्याय की जांच रिपोर्ट में हिंदी में 2 संक्षिप्त नोट हैं, जिनमें बताया गया है कि जस्टिस वर्मा के घर में लगी आग को बुझाने के बाद 4 से 5 बोरी, यानी दोबारा समझिए, 4 से 5 बोरी अधजले नोट मिले। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और जस्टिस उपाध्याय वही हैं जिन्होंने इस घटना की आंतरिक जांच की थी। यानी सुप्रीम कोर्ट का साफ मानना है कि जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी हैं, फिर भी उनके खिलाफ एफआईआर की अनुमति ना देना क्या ये नहीं दर्शाता है कि हमारे देश के जज कानून से ऊपर हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यदि इस केस की प्रोफेशनल तरीके से जांच के लिए ही इनकार कर दिया जाएगा तो ये कैसे पता लगेगा कि इतनी भारी मात्रा में जो कैश मिला वो आया कहां से था। तब जांच ही नहीं होगी तो कैसे पता लगेगा कि न्याय की कुर्सी पर बैठकर किसके साथ अन्याय करने की एवज में जस्टिस वर्मा ये पैसा ले रहे थे। और एक बड़ा सवाल ये भी कि क्या जस्टिस वर्मा की जगह कोई दूसरा बड़े से बड़ा अधिकारी, नेता, मंत्री या कोई उद्योगपति होता तो क्या तब भी हमारी अदालत का उसके प्रति यही नजरिया रहता जैसा जस्टिस वर्मा के इस मामले में देखने को मिला है। तो दोस्तों, फिलहाल जस्टिस वर्मा का मामला संसद में महाभियोग के लिए लंबित है। देखते हैं कि जो काम अभी तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ, क्या वो जस्टिस वर्मा के मामले में देखने को मिलेगा कि उन्हें महाभियोग के द्वारा उनके पद से हटा दिया जाएगा, या फिर जैसा कि हमेशा का इतिहास रहा है उसी का ही पुनरावृत्ति होगी। ये एक देखने वाली बात है। अब आप एक बात देखिए, जस्टिस वर्मा इस्तीफा देंगे नहीं, महाभियोग कब तक चलेगा और महाभियोग संसद से पास हो भी पाएगा कि नहीं, इसमें भी कोई संशय ही दिखाई देता है। और जस्टिस वर्मा को न्यायिक मामलों से भी अलग थलग कर दिया गया है। यानी यदि उन्हें महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा पाएगा
तो आप समझ लीजिए जस्टिस वर्मा जज भी बने रहेंगे और अपने समय आने पर बाकायदा रिटायर होंगे और उनका किसी भी तरह का कोई बाल भी बाका नहीं होगा। तो दोस्तों, इस मामले में आप क्या सोचते हैं? कृपया अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।